हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनो कहानी विभा की जुबानी में। मैं हूँ विभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो हमें वफादारी, आज़ादी और अटूट दोस्ती का मतलब सिखाती है। यह कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो बोल नहीं सकते पर जिनके पास इंसानों से भी बड़ा दिल है। तो चलिए सुनते हैं दो बैलों की कथा। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों दिखने में बहुत सुंदर, हट्ठे कट्ठे और काम में बहुत तेज थे। साथ रहते उनमें भाइयों जैसा प्रेम हो गया था। वे बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वे साथ में खाते, साथ बैठते और एक दूसरे को चाट कर अपना प्यार जताते। कभी कभी वे खेल में सिंह मिला लेते, जैसे पक्के दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं। जब वो खेत में हल जोतते तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि गाड़ी या हल का ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, ताकि दूसरे को कम मेहनत करनी पड़े। दिन भर काम करने के बाद जब वे शाम को खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते। एक बार झूरी का साला गया आया दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। वे दुखी हो गए। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत परेशान किया। एक दाएं भागता तो एक बाएं। गया परेशान होकर दोनों बैलों को मारते हुए घर ले जाने लगा। अगर बैलों के पास बोलने की शक्ति होती तो झूरी से जरूर पूछते कि हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, फिर हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। हीरा और मोती जब गया के घर पहुंचे तो उन्हें वहां का नया माहौल, नए आदमी और नया घर बिल्कुल पराया सा लगा। उनका मन इतना भारी था कि दिन भर के भूखे होने के बावजूद उन्होंने चारे में मुंह तक नहीं लगाया। उनके लिए अपना पुराना घर ही स्वर्ग जैसा था। रात के सन्नाटे में दोनों ने बिना बोले एक दूसरे से सलाह की और भागने का फैसला किया। रस्सियां बहुत मजबूत थी, लेकिन अपने घर वापस जाने की तड़प ने उन्हें दुगनी शक्ति दे दी। उन्होंने एक ही झटके में रस्सियां तोड़ दी और सीधे अपने पुराने मालिक झूरी के घर की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह जब झूरी ने अपने बैलों को घर के चरनी पर खड़ा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बैलों के आंखों में झूरी के प्रति प्यार भी था और गया के प्रति गुस्सा। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वह दृश्य बहुत ही भावुक था, जहां एक मालिक अपने बैलों को चूम रहा था, गले से लगा रहा था। गांव के बच्चे भी इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने बैलों का स्वागत तालियां बजाकर किया। बच्चों ने तय किया कि इन पशु वीरों का सम्मान होना चाहिए और वे अपने घरों से उनके लिए रोटियां, गुड़ और चोकर ले आए। बच्चों को लगा कि ये केवल बैल नहीं है, बल्कि पिछले जन्म के कोई महान आदमी रहे होंगे। जैसे ही झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर खड़ा देखा, वह गुस्से से भर गई। कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी ने अपने बैलों का पक्ष लेते हुए कहा कि शायद उन्हें वहां चारा दाना नहीं दिया गया होगा। तो पत्नी चिढ़ गई। उसने ताना मारते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो उन्हें पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसने गुस्से में आगे कहा कि ये बैल इसलिए भागे होंगे क्योंकि वे लोग आपकी तरह उन्हें लाड प्यार से सहलाते नहीं थे। वे लोग बैलों को रगड़ कर जोतते हैं, जो इन बैलों को पसंद ना आया होगा। उसने घर के मजदूर को कड़ी चेतावनी दी कि बैलों के चारे में सिर्फ सूखा भूसा ही डाला जाए और कुछ भी नहीं। अगले दिन गया फिर से आ गया और बैलों को ले जाने लगा। उसने इस बार उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, पर हीरा ने संभाल लिया। शाम को घर पहुंचकर गया ने उन्हें फिर मोटी रस्सियों से बांधा और फिर से वही रूखा सूखा भूसा डाल दिया।
हीरा और मोती ने अपमान के कारण खाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगले दिन गया ने उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कसम खा ली थी कि वे एक कदम भी नहीं हिलेंगे। गया ने गुस्से में हीरा के नाक पर खूब डंडे मारे। यह देखकर मोती का गुस्सा बढ़ गया। उसने हल खींचा और भाग खड़ा हुआ। हल, रस्सी, जुआर सब टूटकर बराबर हो गए। जब मोती हल लेकर भाग रहा था तो हीरा ने उसे समझाया कि भागना बेकार है, क्योंकि अब बहुत मार पड़ेगी। मोती गुस्से में था। उसने कहा कि अगर गया उसे मारेगा तो वह एक दो को गिरा ही देगा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। गया 2 आदमियों के साथ लाठियां लेकर आया और दोनों को पकड़ लिया। वह समझ गया था कि इस वक्त मारपीट करना सही नहीं है, इसलिए वह उन्हें चुपचाप लेकर चला गया। घर पहुंचकर फिर उन्हें वही रूखा सूखा भूसा दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। तभी घर से एक छोटी बच्ची 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर वापस चली गई। वह लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। उसे लगा कि जैसे वह दुखी है वैसे ये बैल बेबस और दुखी हैं, इसलिए उसे बैलों से अपनापन हो गया था। दिन भर बैल हल में जोते जाते, डंडे खाते और शाम को वापस आ जाते। रात को वही छोटी सी बच्ची उन्हें 2 रोटियां खिलाती। उस प्रेम की एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उनका दिल भर जाता था। इसी वजह से वे सूखे भूसे के सहारे भी जीवित थे, पर उनकी आंखों में विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था। मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हीरा से कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी न किसी को उठाकर पटक दूंगा। हीरा ने मोती को शांत किया। उसने याद दिलाया कि घर की छोटी लड़की भैरव की बेटी उन्हें प्यार से रोटियां खिलाती है। अगर वो घर के मालिक को मारेंगे तो वह लड़की अनाथ हो जाएगी। जब मोती ने मालकिन को मारने की बात की, क्योंकि वह लड़की को मारती थी, तो हीरा ने कहा कि औरत पर हाथ उठाना या सींग मारना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। दोनों ने तय किया कि वह रस्सी तोड़कर भाग जाएंगे। वह अपनी मोटी रस्सियों को थोड़ा थोड़ा चबाने लगे ताकि वह झटके में टूट जाए, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थी। तभी अचानक वह छोटी बच्ची बाहर आई। दोनों बैल प्यार से उसका हाथ चाटने लगे। बच्ची ने उनके माथे को सहलाया और कहा कि मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। बच्ची ने उन्हें बताया कि घर में सलाह हो रही है कि तुम्हारे नाकों में नथ यानी कि लोहे के छेद वाली रस्सी डाल दी जाए, जिससे तुम फिर कभी भाग ना सको। बच्ची ने उनके गले की रस्सी गांठ खोल दी। रस्सी खुलने के बाद भी बैल कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। वे सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने मोती से कहा, भाई अब हम आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? हीरा ने जवाब दिया, चल तो सकते हैं, लेकिन कल इस बेचारी बच्ची पर आफत आ जाएगी। बस उसी पर शक करेंगे कि उसने हमें भगाया है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाई, ओ दादा जल्दी दौड़ो, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो उन्हें। लड़की की आवाज सुनकर मालिक हड़बड़ाकर घर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने दौड़ा। हीरा और मोती और तेज भागे। गया ने शोर मचाया, गांव के कुछ और लोगों को भी साथ ले आया, पर दोनों बैल सीधे दौड़ते चले गए। उन्हें रास्ते का होश ही नहीं रहा। जिस रास्ते से वो गए थे उसे भूल चुके थे। अब उन्हें नए नए गांव दिखने लगे। थककर दोनों एक खेत के किनारे होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। तुम भी तो बहुत बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिरा देना चाहिए था। मोती बोला, अगर मार देते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे तो हम भी छोड़ दे, पर अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से बेहाल थे। सामने मटर का खेत था। दोनों चरने लगे। बीच बीच में कान खड़े करके आहट लेते रहते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो आजादी की खुशी में दोनों मस्ती करने लगे। डकार ली और आपस में सींग हिलाकर खेलने लगे। खेलते खेलते थोड़ा झगड़ा भी हुआ, पर तभी
अचानक उन्होंने देखा कि एक विशालकाय सांड उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। वह इतना बड़ा था जैसे कोई हाथी। उसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए। उसने लड़ना मतलब अपनी जान गंवाना था, पर भागने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मोती ने धीरे से कहा, भाई बुरी तरह फंस गए, अब जान बचेगी क्या? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंता में कहा, यह सांड अपने घमंड में चूर है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भाग चले क्या? मोती घबराकर भागना चाहता था, लेकिन हीरा ने कहा कि भागना बुजदिली है। हीरा ने एक तरकीब सोची, हम दोनों एक साथ हमला करेंगे। मैं आगे से उसे उलझाऊंगा और तुम पीछे से उसके पेट में सींग मार देना। जान का खतरा तो है, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोनों दोस्त जान की बाजी लगाकर सांड पर टूट पड़े। सांड को अकेले लड़ने की आदत थी। उसने कभी दो दुश्मनों का एक साथ सामना नहीं किया था। जैसे ही वह हीरा पर झपटा, मोती पीछे से वार कर देता। सांड अचकचा गया कि कैसे मारे। जब सांड पूरी तरह चिढ़ गया और हीरा को खत्म करने के लिए बढ़ा, तो मोती ने बगल से उसके पेट में सींग भोंक दी। घायल सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे जिंदा छोड़ दिया और अपनी जीत की खुशी में झूमते हुए आगे बढ़ गए। मोती गुस्से में था और सांड को मार डालना चाहता था, लेकिन हीरा ने समझाया, गिरे हुए दुश्मन पर वार करना वीरों का काम नहीं होता। मोती को लगा कि दुश्मन को ऐसे मारना ही चाहिए कि वह फिर खड़ा ना हो सके, लेकिन वह हीरा की बात मान गया। तभी उन्हें फिर से भूख लगी और सामने मटर का खेत दिखा। मोती खेत में घुस गया, पर हीरा को अनहोनी का डर था। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही खाए थे कि लाठियां लेकर 2 आदमी आ गए। हीरा तो सूखे खेत पर था और भाग सकता था। मटर के खेत में जब मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया, तो हीरा उसे छोड़कर भागा नहीं। उसने सोचा, फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। घर वालों ने दोनों को पकड़ लिया और अगले दिन उन्हें कांजी हॉल, जहां लावारिस पशु रखे जाते हैं, में बंद कर दिया गया। हीरा और मोती को वहां सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पहले से ही भैंस, घोड़े, गधे और बकरियां बंद थी, जो भूख के मारे मुर्दों की तरह जमीन पर पड़ी थी। भूख इतनी बढ़ गई थी कि हीरा और मोती ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दिया, लेकिन उससे भूख कहाँ मिटती। भूख और बेबसी देख हीरा के मन में विद्रोह जागा। उसने मोती से कहा कि अब और नहीं सहा जाता। हीरा ने अपने नुकीले सींग से कच्ची दीवार पर वार करना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी गिरने लगी और उसका साहस बढ़ गया। तभी चौकीदार आया और हीरा को डंडे से पीटा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा को बंधा देख मोती को जोश आ गया। उसने भी उसी जगह सींग मारना शुरू किया। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद दीवार का एक हिस्सा गिर गया। दीवार गिरते ही वहां बंद सभी जानवर, घोड़ियां, बकरियां और भैंस भाग निकले। अंत में गधे बचे थे। वे डर के मारे भाग नहीं रहे थे। मोती ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला। अब मोती भाग सकता था, लेकिन उसका दोस्त हीरा रस्सी से बंधा हुआ था। मोती ने अपने दोस्त को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और वह भी वहीं रुक गया। सुबह जब चौकीदार ने यह सब देखा, तो उसने मोती को भी खूब पिटाई की और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा और मोती एक सप्ताह से कांजी हाउस में बंद थे। उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी नहीं दिया गया था। बस दिन में एक बार पानी मिलता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन के रह गया था। वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दोपहर के समय जब उनकी नीलामी हुई, तो एक लाल आंखों वाला कठोर चेहरे का कसाई उनके पास आया। उसने अपनी उंगलियों से उनकी देह को टटोला, जैसे वह मांस की गुणवत्ता चेक कर रहा हो। उस स्पर्श में कोई ममता नहीं थी, केवल एक व्यापार था। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर कांप उठे। उन्हें अपने अंतर मन से समझ आ गया था कि यह आदमी उन्हें घर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उनके शरीर में छुरा चलाने के लिए खरीद रहा है। नीलामी के बाद वे उस कसाई के साथ चले तो डर के मारे उनका शरीर का अंग अंग कांप रहा था। वे इतने कमजोर थे कि उनके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे।
लेकिन मौत के डर ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। रास्ते भर वह कसाई उन पर जरा भी दया नहीं दिखा रहा था। हीरा और मोती के शरीर में अब जान नहीं बची थी। अगर वे थकान के मारे जरा भी धीमे होते या उनके कदम लड़खड़ाते तो वह निर्दयी कसाई उन पर जोर से डंडा जमा देता था। भूख और कमजोरी से बेहाल बैल गिरते पड़ते भाग रहे थे, क्योंकि रुकने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मार खाना था। हीरा ने भीगी हुई आंखों से मोती की तरफ देखा और कहा, भाई मोती, लगता है अब अंत करीब है। गया के घर से हम बेकार ही भागे थे। अगर वहां रहते तो कम से कम जान तो बचती। अब इस कसाई के चंगुल से बचना नामुमकिन है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती स्वभाव से थोड़ा विद्रोही था, लेकिन इस वक्त वह भी बहुत दुखी था। मोती ने कहा, लोग कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, वह सबकी सुनते हैं। पर हीरा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? क्या उन्हें हमारे आंसू नहीं दिखते? मोती ने फिर कहा, चलो हीरा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों एक बराबर है। अगर मर भी गए तो कम से कम कुछ दिन तो उनके पास रहेंगे। और वैसे भी हम मरकर भी किसी न किसी के काम ही आएंगे। हमारी खाल, हमारा मांस, हमारी हड्डियां, ये सब किसी न किसी के उपयोग में आ ही जाएगी। मोती को वह छोटी बच्ची याद आती है जिसने उसे रोटी खिलाई थी। तुझे याद है हीरा, एक बार उस छोटी बच्ची ने हमें भूखा मरते देख रोटी खिलाकर बचाया था। वह भी तो भगवान की ही एक रूप थी। क्या वही भगवान अब हमें बचाने नहीं आएंगे? क्या वह हमें इस कसाई के हाथों कटने देंगे? रास्ते में उन्होंने गाय बैलों के झुंड को हरे भरे मैदान में चढ़ते देखा। उन्हें देखकर दुख हुआ कि ये सब कितने स्वार्थी हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि उनके दो भाई आज एक कसाई के हाथ चढ़े हुए हैं और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। यह दुनिया अपनी खुशी में मग्न थी और ये दो बेजुबान अपनी मौत की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक प्रकृति ने करवट ली। उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। वही कुआं, वही खेत, वही बाग जहां उन्होंने पसीना बहाया था। जैसे ही उन्हें अपने घर की खुशबू आई, उनके मृत शरीर में जान आ गई। सारी थकान और कमजोरी गायब हो गई। मोती उछलते हुए, हीरा देख देख, यह वही कुआं है जहां हम पानी पीते थे। यह वही खेत है जहां हमने हल चलाया था। अरे भाई, अपना घर आ गया। अब थकान कहाँ, अब तो बस दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचना है। और दोनों बैल खुशी से झूमते हुए दौड़ने लगे। झूरी अपने द्वार पर बैठा धूप का आनंद ले रहा था। अचानक अपने बैलों को वापस आया देख खुशी से पागल हो गया और दौड़कर उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। बैलों की आंखों से भी आंसू गिरने लगे और वो प्यार से अपने मालिक का हाथ चाटने लगे। तभी उसकी पत्नी बाहर आई, बैलों के माथे को चूम लिया और प्यार से उन्हें सहलाने लगी। तभी वहां कसाई भी भागता हुआ आया। उसने कहा कि उसने इन बैलों को कांजी हौज से नीलाम करवाया है, इसलिए ये बैल उनके हैं। झूरी ने डपटकर कहा, ये मेरे बैल हैं। उसने तर्क दिया कि अगर ये बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं तो यही उनके मेरे होने का सबूत है। झूरी ने यहाँ तक कह दिया कि किसी को उसके बैल नीलाम करने का कोई हक नहीं है। जब कसाई जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो मोती का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने सींग चलाए, जिससे डरकर कसाई पीछे हट गया। मोती यहीं नहीं रुका, उसने कसाई को गांव के बाहर खदेड़ दिया। कसाई जान बचाकर भागा। अंत में प्रेम और साहस की जीत हुई। कसाई हार मानकर चला गया और मोती और हीरा फिर से अपने प्रिय मालिक झूरी के पास सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हीरा और मोती की कहानी। आपने देखा कि कैसे मुसीबत के समय भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्रेम जी की यह कहानी आज भी हमें वफादारी और संघर्ष की सीख देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं प्रेमचंद जी की अगली कहानी कौन सी आप सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।